हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आ जाइए सभी लोग, एक बार जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करना। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा वह सेट नंबर 120 होगा। ठीक है दोस्तों, आज का सेट नंबर क्या होगा? 120। आपको बता दूं दोस्तों कि रेलवे के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो किताब होती है, जो ऑथेंटिक किताब मानी जाती है, वह है रुक्मिणी प्रकाशन द प्लेटफॉर्म का। तो हमने उसी से यहाँ पर क्वेश्चन को लिया है और यहाँ पर प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 2 का जो सीरीज है वही क्वेश्चन हम लोग उठाया है वॉल्यूम 2 से। तो सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं आपके सामने, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं। 8/9/2022 सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था उसी का हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो एक बार सभी लोग जुड़िए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और अपने दोस्त भाई जितने भी हैं सभी लोगों तक पहुँचाइए वीडियो को। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन से। और आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो आप सभी लोग इसका जवाब देंगे और बताएंगे कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे। देखिए भाई, सबसे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि जब 1833, 2482 और 3190 को एक बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल प्राप्त होता है। और शेषफल कितना प्राप्त होता है, ये तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। शेषफल जो प्राप्त होता है वह x है दोस्तों। यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में x शेषफल प्राप्त होता है। कितना? x शेषफल प्राप्त होता, सॉरी y शेषफल प्राप्त होता है। यहाँ पर y है ना। यहाँ पर क्या है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा गया है कि 3x - 14y का मान क्या होगा। तो गौर से समझिए दोस्तों, ये लसम मौसा का प्रश्न है। महत्तम अगर आप जानते हैं निकालना तो आप इसको निकाल पाएंगे, बना पाएंगे। देखिए, जब प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है ना, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, एक दो को घटाते हैं। एक बार क्या करेंगे, 1833 में से घटा देंगे 2482 को, फिर 2482 को घटाएंगे यहाँ पर 3190 में से, अब फिर 3190 और 1833 का अंतर निकालेंगे। तो करिए यहाँ पर, जब 2482 में से 1833 घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई। यहाँ पर देखिए 12 में से 3 गया तो यहाँ पर बचेगा 9, और 7 में से 3 गया तो बचेगा 4, और यहाँ कितना बचा, 14 में से 8 गया 6 बचेगा, यानी 649 हो गया। यहाँ पर 3190 में से घटाएंगे 2482, तो 10 में से 2 गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। 8 में से 8 गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। 11 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। अब 3190 में से 1833 घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बताइए, घटाइए भाई। यहाँ पर 10 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 7। 8 में से 3 गया तो बचेगा यहाँ पर 5, और 11 में से 8 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, 1357 यहाँ से बचेगा। अब इसका निकालना है मौसा। इसका क्या निकालना है दोस्तों, इसका HCF निकालेंगे, इसका मौसा निकालेंगे। तो इसका मौसा निकालेंगे इस मेथड से। देखिए ऐसे क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 1357 में भाग करेंगे किससे, 1357 में भाग करेंगे किससे, 708 से। 708 से भाग करेंगे तो यहाँ पर एक बार जाएगा, 708 हो जाएगा। यहाँ पर 708 हो जाएगा। 17 में से 8 गया तो बचेगा 9, यहाँ से 4, और 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा। वापस से क्या करेंगे, यहाँ पर 708 में भाग कर देंगे, 708 में इससे भाग करेंगे तो एक बार जाएगा तो 649 हो जाएगा, 649। यहाँ से 18 में से 9 गया तो बचेगा 9, 9 में से 4 गया तो बचेगा 5। ठीक है, अब 59 से भाग करना है 649 में, तो 649 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 11 बार में चला जाएगा। ठीक है, 11 बार में यहाँ पर चला जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा। तो इसका जो HCF आ जाएगा, इसका मौसा जो आएगा वह 59 आएगा। कितना आएगा, मौसा तो 59 आ गया। लेकिन ये बोला कि प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल बचता है y बचता है, तो शेषफल कितना बचेगा, अगर आप 1833 को आप 59 से भाग करेंगे तो y शेषफल बचेगा, y का मान निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो अगर आप जितना
जितना शेषफल 1833 में भाग करने से बचेगा, प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है, तो किसी में अगर भाग करेंगे ना आप 59 से, तो शेषफल सेम बचने वाला है, तो आप किसी में एक से भाग कर दीजिए, किसी एक में भाग कर दीजिए 59 से, तो आप 1800 यहाँ पर 33 में जब भाग कर देते हैं आप सर 59 से, तो कितना बचेगा यहाँ पर देखिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 बार में जाएगा, 3 9 27 हासिल का 2, 3 5 15, 2 17, ये होगा, यानी 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, इधर 3, एक बार जाएगा तो हो जाएगा 59, ठीक है 59, कितना शेष बच रहा है 4, और यही क्या है y है, क्योंकि y शेष बच रहा है, यानी y का मान कितना हो गया 4 हो गया, y का मान 4 है, और ये जो HCF आया है ये क्या है, x का मान है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला ना बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित करते हैं, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या मतलब मस, तो उसका मस क्या है 59, ये क्या है y का मान है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा y का मान, ठीक है, ये y का मान हो जाएगा, ठीक है, y का मान यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद आपसे जो पूछा गया है आप आसानी से बना सकते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे कहा गया कि 3x - 14y का मान बताइए क्या होगा, तो मान रख दीजिए यहाँ पर भाई x का मान 59, 59 गुणे 3 करेंगे, 3 9 27 के साथ हासिल का 2, 3 5 15, 2 17, 177 माइनस 14 गुणे यहाँ पर 4 करेंगे, 14 चौको 56 हो जाएगा, यहाँ पर घटाइए यहाँ से 1 और यहाँ से 5 2 7, 2 बचेगा 1 बचेगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह आएगा 121, यानी ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा दोस्तों इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन कुछ भी कैलकुलेशन नहीं दोस्तों, बस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आप ये बता दीजिए एक बार कि आप लोगों को तरीका समझ में आया है कि नहीं आया है, आपको जो काम इसमें करना था क्या आप लोगों को वह बात समझ में आया है कि नहीं आया है, आप लोग एक बार बताएंगे, बोलिए सर समझ में आ गया है। तो आप लोग 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो यही सवाल आपको आसान लगने लगेगा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने मन से जरूर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ले रहे हैं, इसका उत्तर बताइए क्या होगा, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर क्या है ना, ये जो यक्स है 5, जो यक्स है 5 के सामने है और ये इसके सामने है, ये इसके सामने, ठीक है। चलिए, तो आपसे पूछा गया है कि यक्स का मान बताना है और निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 18 दिया है, तो भाई माध्य दिया है, आपको एफ निकालना पड़ेगा, एफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो माध्य होता है सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ होता है, तो सिग्मा एफ यानी पहले आप एफ से निकाल लेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे, तो 5 दहिया में 50 यहाँ से हो जाएगा प्लस, और यहाँ से 15x हो जाएगा प्लस, 7 दूनी 14 यानी 140 यहाँ हो जाएगा प्लस, 25 और 8 200 यहाँ से हो जाएगा बटे, ठीक है, और सिग्मा एफ मतलब सिग्मा माने होता है जोड़, ठीक है, तो 8 7 15 5 20x, 20 प्लस x यहाँ से हो जाएगा बराबर, ये माध्य निकल रहा है, माध्य बराबर क्या होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो कुल पदों का योग इतना हो गया बटे कुल पदों की संख्या इतनी है, बटे माध्य यहाँ पर दिया गया है कितना 18, तो ये 18 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हल करना शुरू करिए, देखिए यहाँ पर 200 एक 390 हो जाएगा, यहाँ पर 390 यहाँ पर हो जाएगा भाई, 200 और 140 50 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 390 होगा, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x होगा बराबर 18 का गुना 20 प्लस x में करेंगे तो 18 दूना 36 360 प्लस 18x, ठीक है। आप ये 15 है, 15x को इधर लेकर आएंगे तो क्या बचेगा 3x, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 360 को उधर लेकर जाएंगे इधर, तो 390 में से 360 घटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 30 बचेगा, ठीक है। 30 x का मान क्या हो जाएगा 10, तो x का मान पूछा गया है, तो x का मान कितना है तो 10 है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। बात समझ पाए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। देखिए इसमें कहा गया है कि दो समांतर रेखाएं हैं, भाई दो समांतर रेखाएं इस प्रकार से हैं। अब ये दो समांतर रेखाएं अगर हैं, यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए एक समांतर रेखा ये है, एक समांतर रेखा यहाँ पर ये है, ठीक है, एक समांतर रेखा ये है और एक समांतर रेखा यहाँ पर, ये दोनों रेखाएं क्या हैं आपस में समांतर हैं। तो जब दोनों रेखाएं समांतर हैं तो यहाँ पर बोला गया है क्या कि दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। भाई जब दोनों समांतर रेखाएं हैं तो दो समांतर रेखाएं किसी
कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो पहला तो ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती, ये बात बिल्कुल सही है। दो समांतर रेखाएं किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अब एक अगर 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, नहीं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है, नहीं। भाई दो समांतर रेखाएं अगर हैं तो वह कहीं भी किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। प्रतिच्छेद माने काटती नहीं है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न करिए भाई, सभी लोग इसका उत्तर देंगे जल्दी से। देखिए P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। 5 वर्ष बाद Q की आयु 45 वर्ष होगी, तो 6 वर्ष पहले Q की आयु कितनी थी? 6 वर्ष पहले Q की आयु बताना क्या था? गौर से समझेंगे। देखिए भाई, यहाँ पर P है और कौन है? तो P और Q दो बंदे हैं यहाँ पर। 5 वर्ष बाद Q की आयु क्या है? तो 45 वर्ष है। 5 साल पहले, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद अगर 45 साल का होगा तो 5 साल पहले यानी वर्तमान में कितना उसका उम्र रहा होगा? तो सर 40 साल। कितना? 40 साल Q का। तो Q का P और Q का अनुपात क्या है? 5:8 है। 5:8 है। ये वर्तमान आयु का अनुपात है, तो Q की वर्तमान आयु यानी 8 का मान कितना दे रखा है यहाँ पर? 40। बात समझ पाए भाई? Q की 5 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी? 45 साल। तो 5 साल पहले यानी वर्तमान में उसकी आयु कितनी रही होगी? Q की 40 वर्ष। तो Q का वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 8। 8 का मान क्या है? 40। तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 5। 1 का मान क्या होगा? 5 है। तो बोला गया कि 6 वर्ष पहले P की आयु बताइए। तो पहले बताइए P के वर्तमान आयु है कितना? 1 का मान 5 है, तो 5 का मान 25 हो जाएगा। 5 का मान क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी P की वर्तमान आयु क्या है? 25 वर्ष है। तो 6 साल पहले जाएंगे तो 6 साल इसमें से घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? घटाइए यहाँ पर 19 6 25 यानी 19 वर्ष होगा। कितना होगा? 19 वर्ष होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, लगाइए इसको। देखिए भाई, इसमें कहा गया, इस सवाल में बोला गया कि P की वर्तमान आयु का 3 गुना Q की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद Q की आयु का 2 गुना P की आयु के 3 गुने से 18 वर्ष कम होगा। Q की वर्तमान आयु बताइए। ध्यान से समझिए, इसका मैं शॉर्टकट तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर P है और कौन है? तो Q है। एक P है और एक कौन है? तो Q। इसमें कहा गया, इस सवाल में ये बोला गया कि P की वर्तमान, P का 3 गुना, P का 3 गुना, P का 3 गुना Q की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। देखिए ये जो इसका 3 गुना जो आयु है, Q की वर्तमान आयु से 25 साल ज़्यादा होगा। अब आपको करना क्या है? ऐसा मान उठाना है ऑप्शन से कि अगर उसमें 25 जोड़ने पर 3 से वह कट जाए। अगर 21 लेते हैं, मानते हैं कि Q की जो वर्तमान आयु है 21 वर्ष है, तो 21 और 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 46। क्या 46 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये तो आप ऑप्शन नहीं ले सकते हैं। अगर हम 16 लेते हैं तो 16 + 25 करेंगे तो 6 5 11 41 हो जाएगा। तो क्या 3 से 41 कटेगा? नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 19 ले लेते हैं तो 19 9 9 5 14 14 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4 44 होगा। क्या 44 3 से कटेगा? सर नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। आप 17 उठा लीजिए। 17 उठाएंगे तो 17 आप इसमें लेते हैं तो 17 और 25 जोड़िए, क्या हो जाएगा? 7 5 12 के 2 हासिल का 1 2 1 3 1 4 42, और ये कट जाएगा सर 3 से। तो P का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर P का मान 3 से काटेंगे 14 3 42, 14 वर्ष हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है P का मान 14 आ रहा है। P का मान 14। अब ये कहा है कि P की वर्तमान आयु का 3 गुना। भाई 14 इसका वर्तमान आयु है, इसका 3 गुना करेंगे तो क्या होगा? 42 होगा। और Q की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है, नहीं है भाई। 17 इसका वर्तमान आयु है, तो 25 वर्ष जब जोड़ेंगे तभी ना 42 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये जो P की वर्तमान आयु का 3 गुना जो है Q की वर्तमान आयु से 25 अधिक है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन का भी यूज करके सवाल का उत्तर बना सकते हैं। ठीक है भाई, हालांकि अगर आप इसको डिटेल लगाएंगे, बेसिक लगाएंगे तो इसका समीकरण बनेगा। तो आपको समीकरण नहीं बनाना है, बस आपको ऐसे ही सवाल को हल करना है। चलिए इसको बनाइए। देखिए
इसमें कहा गया कि 3 कुर्सियां और 2 मेजों का मूल्य 7,000 रुपये और 5 कुर्सियां और 3 मेजों का मूल्य 11,000 रुपये हैं। तो 4 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों देखिए, 3 चेयर हैं प्लस 2 टेबल हैं, इनका जो कीमत है, इसका जो मूल्य है क्या है, 7,000 है। इसका मूल्य क्या है, तो इसका मूल्य यहाँ पर दिया गया है 7,000 है। ठीक है, 7,000 इसका मूल्य दिया गया है। इसको समीकरण नंबर 1 मान रहे हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और अगला आगे कहा गया कि 5 कुर्सियां, 5 चेयर प्लस 3 टेबल, इसका जो मूल्य है वह 11,000 है। ठीक है, 11,000 है। अब करिए क्या, यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, समीकरण नंबर इसको 2 मान लेंगे। हमें सी का मान निकालना है, यानी चेयर का मान निकालना। तो करना क्या है, आप चेयर वाले को ढक लेंगे, चेयर वाले को यहाँ पर ढक लिया जाएगा दोस्तों, चेयर को यहाँ पर क्या कर देंगे, तो ढक देंगे। ठीक है, अब करना क्या है, तो जो चेयर को हटा देंगे, यहाँ पर चेयर वाले को हटा देंगे, यानी इसको हटा देंगे, इसको। ठीक है, इसको हटा देंगे तो बकिया 11,000 का गुना इस 2 में करेंगे तो 11 दूना 22,000 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 22,000। ठीक है, डिफरेंट लेना है और 7 तरीक 21 यहाँ पर हो जाएगा, 21 शेयर यहाँ से हो जाएगा बटे। अब बराबर किधर जो है ना, यहाँ पर इसको ढक लेना है, मतलब इसको भूल जाना है, इसको छोड़ देना है। बाकी इन दोनों का क्या करना है, तिर्यक गुना करना पड़ेगा इधर। ठीक है, तो करिए। तो 3 तरीक का 9, 5 दूनी 10, दोनों का अंतर 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज़, 1,000 बटे 1, यानी 1,000, माने एक कुर्सी का दाम कितना है, 1,000 है। तो एक टेबल का दाम क्या हो जाएगा, वही काम करेंगे, फिर भी टेबल का निकालना है तो टेबल वाले को ढक लेंगे। बाकी 11 का गुना 3 में, 11 3 33,000 माइनस, और माइनस नहीं मतलब डिफरेंट लेना है आपको, ज़्यादा में से कम वाला घटाना होता है। 7 पंजे 35,000। अब बट्टे फिर वही करना है, बराबर किधर वाले को ढक लेंगे, बाकी तिर्यक गुना कर देंगे तो वापस से एक ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको इसका तिर्यक गुना इसका इधर करना है, इसको नहीं, इसको ढक लेना है, मतलब इसको छोड़ देना है। ठीक है, तो वापस से एक ही आएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो 33 दू 35, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2,000 आ जाएगा। यानी एक टेबल का जो दाम है 2,000 है। आपसे पूछा गया 4 कुर्सी, एक कुर्सी का दाम 1,000, तो 4 कुर्सी का दाम 4,000 प्लस 2 मेज, एक मेज का दाम 2,000, 2 मेज का दाम 4,000, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 4 8,000। तो 8,000 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। चलिए भाई, यहाँ पर देखिएगा, आप एक चीज़ देख रहे हैं, इस सवाल जो है इस प्रकार से है दोस्तों, सवाल में थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है ना, इसको सही कर देते हैं। सवाल इस प्रकार से है, तो 9.8 9.8 सवाल, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों। नहीं, सवाल मिस्टेक नहीं है, सही है, सब कुछ सही है। ठीक है, सवाल सब कुछ सही है दोस्तों, मिस्टेक कोई नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक ही संख्या का गुना किया गया, एक ही संख्या का गुना किया गया, मतलब इसको लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो यहाँ पर a² माइनस b² का नियम लगाएंगे, एक कोष्टक में दोनों को जोड़ेंगे, एक कोष्टक में दोनों को घटाएंगे। एक कोष्टक में जोड़ेंगे दोनों को तो 9.8 और 5.8 जोड़ेंगे तो 8 8 16 के 6 हासिल का 1, 9 1 10 5 15 इधर हो जाएगा, 15.6 इधर हो जाएगा गुणे। एक कोष्टक में दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 5 3 8, यहाँ पर क्या बचेगा 0 5 4 9 4 बचेगा। ठीक है, बटे नीचे क्या है 2 गुणे 7.8 है। ठीक है, 7.8 है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव से ये दशमलव खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौको 8। ठीक है, और 2 से काटेंगे पर यहाँ पर तो 2 3 6 और 2 9 18। ठीक है, इसको काटेंगे तो 4 बार में ये कट जाएगा, क्योंकि देखिए 4 9 36 हासिल के 3 4 3 12 3 15, 4 बार में कट जाएगा। तो इसका जो उत्तर आएगा वह 4 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है।
ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये सवाल है दोस्तों आपके सामने है, आप लोग इसका उत्तर बताइए क्या हो रहा है। देखिए, एक ठोस घनाभ के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर और 198 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ का आयतन बताना है। पहले यहाँ पर जो दिया है, जैसा दिया है वैसे यहाँ पर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया गया है कि आसन्न फलक का क्षेत्रफल 66, 108, 198 दिया गया है। यानी हम कह सकते हैं यल इंटू बी। यल बी का मान कितना है? 66 है। बी एच का मान कितना है? तो यहाँ पर 108 है। एच एल का मान कितना है? यहाँ पर दिया है तो 198 है। आपको इसका आयतन निकालना है। आयतन होता क्या है? यल बी एच होता है। यल बी एच अगर इन सभी का आपस में गुना कर दें, सभी का गुना करेंगे तो एक ही अक्षर यानी यल 2 बार आ जाएगा और बी भी 2 बार आएगा, एच भी 2 बार आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यल बी एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। सब 2 बार आ जाएंगे ऐसे, ठीक है, बराबर। इसका भी गुना कर देंगे यहाँ पर तो 66 गुणे 108 और गुणे 198, ठीक है। तो हमें इसका आयतन निकालना है, यानी एल बी एच का मान निकालना है। तो वर्ग हटेगा इधर, करणी में आ जाएगी ये संख्या। करणी में संख्या आएगी तो इसको लिख सकते हैं क्या हम? 11 6 का 66, 11 गुना 6 लिख सकते हैं इसको, गुणे और 12 नमा 108, 9 गुना 12 को लिख सकते हैं 6 गुणे 2, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं? 98 को 14 7 98, अरे सॉरी 198 है यहाँ पर, 198 यहाँ पर। तो इसको लिख सकते हैं 11 गुणे 11 को 11, 11 8 88, 18 को लिख सकते हैं 6 त्रिक 18, 18 को लिख सकते हैं 6 गुणे 3, 6 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 6 गुणे 3। अब यहाँ पर 2 का जोड़ा लगा के बाहर निकाल देंगे। देखिए भाई यहाँ पर गौर से समझेंगे, 1 11 यहाँ पर है, 1 11 यहाँ पर है, नहीं 1 ठो 11 निकल जाएगा बाहर, गुणे 1 6 यहाँ पर है और 1 6 यहाँ पर है और 1 6 यहाँ पर है, तो 3 6 हो गया, कोई नहीं, 3 6 हो गया तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं 1 6 यहाँ पर, 1 6 यहाँ पर, यानी 1 6 बाहर हो गया और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। यहाँ पर 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। अभी बचा क्या है यहाँ पर? 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, गुना करेंगे 36 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा, बस ये हो गया। अब इसी का आपस में कर देना है गुना, तो 6 6 के 36, 6 त्रिक 18, 18 6 108, 108 में गुना करना किससे? 11 से। तो क्या होगा यहाँ पर? 8 8 1 1, यानी 1188, 1188 यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है? बोलिए एक बार, क्या आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है? एक बार बताएंगे सभी लोग। समझ में आया दोस्तों आप लोगों को? तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिए भाई, सभी लोग लाइक करिए, जितने लोग अभी तक देख रहे हैं। आप लोग लाइक नहीं करते हैं मेरे भाई, तो लाइक ज़रूर किया करिए साथियों। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो आपका लाइक हमारे लिए एक ऊर्जा का काम करता है, तो आप लोग लाइक जरूर किया करिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, और ये प्रश्न है आप लोगों के सामने। इसको पहले आप लोग पढ़िए। कहा गया है इसमें कि निम्नांकित पाई चार्ट 2019 में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या के वितरण को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यूपी में 11% है, एपी में मतलब अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर 12 है, सॉरी यूके है, यहाँ पर यूके 11 है, अरुणाचल प्रदेश में 12 है, यूपी में 31% है, एमपी में 9% है और महाराष्ट्र में यहाँ पर 14% है और बिहार में यहाँ पर 23% दिया गया है। अब यहाँ पर समझेंगे क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन ने बोला कि यहाँ पर दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या 44-49 है और यूपी में पुरुष महिला का अनुपात यहाँ पर कितना है? 2 संबंधित 3 संबंधित 2 है। तो वर्ष 2019 में यूपी में पुरुषों की संख्या कितनी है?
टोटल जनसंख्या कितनी है, टोटल जनसंख्या पहले बताइए कितना है। टोटल जनसंख्या यहाँ पर 44 94 000, ये टोटल यहाँ पर जनसंख्या दिया गया है। अब ये जनसंख्या जो टोटल ये 100% का मान है, हमें यूपी की बात करना है, तो यूपी में कितना है 31 अनुपात है, 31% है, तो 31% का मान निकालना है, 31/100 कर देंगे। ठीक है, अरे बोलिए सही है कि नहीं है भाई। ये 100% का मान दिया है, 31% का मान निकालेंगे, तो 31% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 31/100 कर देंगे। लेकिन हमें पुरुष का बात करना है, पुरुष की संख्या निकालना है सर। यहाँ पर टोटल यहाँ पर कितने पुरुष और महिला मिलाकर कितने हैं, 5 अनुपात हैं, लेकिन यहाँ पर पुरुष कितने हैं, तो 3 अनुपात हैं, तो 3/5 कर देंगे यहाँ से। ठीक है, 3 यहाँ पर 5 कर देंगे। देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे अगर इसको हम, तो 5 अट्ठे 40 होगा, 5 9 45 होगा, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें 3 1 कम 3, 3 8 24, यानी इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। एक ही ऑप्शन में 4 है इकाई का अंक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा सही, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, तो यूनिट डिजिट से आप लोग इसका उत्तर निकाल सकते हैं। गुणा भाग नहीं करना है दोस्तों, ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा, अगर नहीं जानते हैं तो सीखिए, प्रयास करिए सीखने का। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट कंसेप्ट बहुत बेहतरीन सा कंसेप्ट है, आपको आना चाहिए। चलिए आगे चला जाए, बताइए आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है, इसका उत्तर करके बताएंगे सभी लोग क्या होगा। देखिए इसमें कहा गया है, यहाँ पर सवाल कैसे लिखा गया है, 12/7 पर घात 5 है, गुणे 7/12 पर घात 8 है, गुणे 12/7 पर घात 16 है, बराबर 7/12 पर घात 2m प्लस 10 है। तो इसका मान ज्ञात करना, किसका मान ज्ञात करना है, यही यम का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर यम का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 7/12 पर घात 2m प्लस का 12 है, तो अंश को 7 बना दीजिए। यहाँ पर अंश को 7 बनाएंगे तो इसको कहेंगे हम 7/12 पर घात क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा। बोलिए सही है। चलिए, और जब आधार बराबर होते हैं घात जुट जाते हैं तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, और इसको भी हम माइनस में लाएंगे तो ये 7/12 पर -16 होगा, तो यहाँ पर घात जुटेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 7/12 पर घात क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7/12 पर घात 2m प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, आधार बराबर है तो घात भी क्या हो जाएंगे, बराबर। देखिए यहाँ पर 16 में से 8 गया तो माइनस का 8, माइनस का 8, अब माइनस का 5, तो 8 5 13, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 13, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 13, और बराबर 2m प्लस का 10, माइनस 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -13, अब माइनस का 10 तो हो जाएगा माइनस का 23 बराबर 2m। तो m का मान क्या हो जाएगा, -23/2, -23/2, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर बनाइए इसको। जल्दी से बनाइए। इसमें कहा गया है, इस सवाल में कहा गया किसी पुस्तक की अंकित मूल्य में 10% की छूट देने पर एक पुस्तक विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है। पुस्तक, यहाँ पर टाइपिंग एरर है दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। हाँ जी, यहाँ पर दिया गया है यदि छूट को बढ़ाकर 12.5% कर दिया जाए तो कितने कर दिया जाता है, तो पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा सा दोस्तों सवाल इधर उधर लिखा गया है। सवाल इस प्रकार से लिखा गया है कि यदि किसी पुस्तक के अंकित मूल्य में 10% की छूट दी जाती है, यानी 10% का छूट देने पर एक पुस्तक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। ठीक, यदि छूट को बढ़ाकर 12.5% कर दिया जाता है तो पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। आइए दोस्तों समझते हैं कैसे लगाएंगे इसको।
देखिए भाई, यहाँ पर हम निकालेंगे MP, SP और CP। 10% का यहाँ पर छूट है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी अंकित मूल्य यहाँ पर 10 है, 1 का छूट दिया गया, बेचा गया कितने में, 9 में, 9 में बेचा गया। तो उसके बावजूद इसको 20% का लाभ होता है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। लाभ क्रय मूल्य पर होता है। 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी CP यानी क्रय मूल्य 5 है तो 1 का लाभ यानी 6 में बेचा गया है। यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, काट पीट के छोटा कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 10 दूना 20, 9 दूनी 18 और 3 पाँचे 15 इधर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया कि यदि छूट को बढ़ाकर 12.5% कर देते हैं, छूट को बढ़ाकर 12.5% कर दिया जाता है, तो भाई 15%, सॉरी, अंकित मूल्य क्या है, तो इसका अंकित मूल्य 20 है, इस पर 12.5% का छूट दिया जाता है। अब तो कितना में बेचा जाएगा, 12.5% का मतलब 1/8 यानी 7/8 में बेचा जाएगा, ठीक है, 7/8 में बेचा जाएगा। इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 7 पचे 35, 35/2, तो 35/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 17 दूना 34, 17.5 हो जाएगा, 17.5 यानी 17.5 में अब बेचा जा रहा है। खरीदा गया है 15 में, 17.5 में बेच रहे हैं, कितने का फायदा, 15 दूना 17, 2.5 रुपये का यहाँ पर फायदा हो रहा है। किस पर, क्रय मूल्य पर, यानी 15 पर, गुणे 100, इसको 0 से दशमलव खत्म, और 5 5 25, 5 3 15, ठीक है, ये हो जाएगा 50 बटे यहाँ पर कितना, 3, 16 3 48, 16 सही 2/3% का यहाँ पर उसको लाभ होगा, 16 सही 2/3% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है, बताइए। चलिए अगला प्रश्न। और दोस्तों आपसे बता दें कि इसका PDF के लिए भी आप लेना चाहते हैं, PDF है, तो PDF के लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। रोजगार विद प्रमोद टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करिए और PDF वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेहतर होगा। चलिए इसका उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए इस सवाल में क्या कहा गया। इस सवाल ने कहा कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी ए विपरीत दिशा से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली आ रही रेलगाड़ी बी को पूरी तरह से पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी बी की लंबाई रेलगाड़ी ए की लंबाई की 2.5 गुनी है। रेलगाड़ी बी एक पुल को पूरी तरह से पार करने में 76 सेकंड का समय लेती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए पुल की लंबाई बताना है। सबसे पहले इसका कंडीशन दिया गया है कि जो रेलगाड़ी ए, क्या बोला गया यहाँ पर, रेलगाड़ी बी को पूरी तरह पार करने में किस सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी बी की लंबाई रेलगाड़ी ए की लंबाई का 2.5 गुना है। भाई 2.5 गुना मतलब होता है 5/2, क्या होता है, 5/2 होता है। किसकी लंबाई का, तो ए की, तो यह ए की लंबाई हो जाएगी इतना और बी की लंबाई हो जाएगी यहाँ पर इतना, 5 अनुपात, ठीक है। अनुपात हटाकर हम यक्स लगा सकते हैं, तो 5 यक्स कहते हैं, कर सकते हैं इसको 2 यक्स। अब भाई ट्रेन है 2, ए और बी दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक ट्रेन इधर और एक ट्रेन इधर, ऐसे चल रही हैं। तो ट्रेन जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो उस कंडीशन में इनका जो चाल होता है जुट जाता है। तो टोटल कितना दूरी यहाँ पर तय करेंगे, यहाँ पर 5 + 2 यानी 7 यक्स, ठीक है, बटे, तो यहाँ से कितना स्पीड है, 45 और 63, तो 5 3 8 और 6 4 10 यानी 100 वाट। यह किस में है, तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। ऐसे ही आप समझिएगा। यहाँ पर आप जानते हैं सर दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। दूरी ये हो गया, चाल क्या है यहाँ पर 100 वाट हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसको 5/18 से गुना करेंगे यहाँ पर, और गुणे यहाँ पर समय कितना है, तो 21 सेकंड का समय लग रहा है। देखिए 18 छक्का 100 वाट, 6 5 30,
21 तियाँ 63 यानी 630। 7 से काटेंगे 7 9 63 यानी x का मान कितना आ गया 90। तो 9 दूनी 18, 180 मीटर जो है ट्रेन ए की लंबाई है और 9 पंचे 45 और 450 मीटर लंबाई ट्रेन बी की है। अब यहाँ पर बोला गया है कि रेलगाड़ी बी एक पुल को पार करने में 76 सेकंड का समय लेती है, पुल की लंबाई बताइए। तो रेलगाड़ी दूरी क्या आ जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो रेलगाड़ी यहाँ पर 450 अगर है तो पुल को मान लेते हैं x है बराबर कितना समय में चल रही है, कितना स्पीड से चल रही है रेलगाड़ी बी। तो रेलगाड़ी बी के जो स्पीड है वह 45 है। 5/18 से गुणा करेंगे यहाँ पर, अगले यहाँ पर कितना समय लग रहा है यहाँ पर 76 सेकंड का। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 3 6 और 2 8 16। ठीक है, गुना कर लीजिए यहाँ पर, 5 पचे 25 और 8 200, 25 8 200 हासिल का यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, 25 3 75, 75 और 20 क्या हो जाएगा 95 यानी 950 मीटर जो है यहाँ पर आ रहा है। तो 950 मीटर आ गया 450 प्लस x का मान। तो इसमें से 450 घटाएंगे अगर तो 0.05, x का मान क्या हो जाएगा 500, x का मान क्या आएगा 500। तो जो यहाँ पर पुल है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 500 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो 500 मीटर जो है वह पुल की लंबाई आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे चलते हैं, ये सवाल जो है आप लोग इसको लगाइए बनाइए दोस्तों। इसको लगाने का सबसे बेहतर तरीका जो है वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे आसान है और उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता दोस्तों। कैसे लगाना है इसको सीखिए पहले, आप सभी लोग सीखिए, सभी लोग ध्यान दीजिए इधर। जब 11, 14, 31 और 38 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं क्रमशः समानुपात में होती हैं। तो यदि 3x संबंधे y समानुपाते y संबंधे 8x - 5 है तो और y ग्रेटर देन 0 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि वो कौन सी संख्या है जो प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो वह समानुपात में होती है। अब तरीका जो भी आप लगाते हैं हमें नहीं पता, लेकिन दोस्तों जो संख्या जोड़ी गई है वह x है। तो x का मान कैसे निकालना है आसान से आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ, बस आप लोग धैर्य बनाकर समझिएगा, सीखिएगा। करना क्या है, सबसे पहले आप लोग इस सवाल को नोट कर लेंगे। यहाँ पर 11 है, 14 है और 31 है और क्या है तो यहाँ पर 38 है। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब नोट कर लिए तो करना क्या होता है दोस्तों, देखिए बाहर का गुना बाहर करिएगा, अंदर का गुना अंदर करिएगा और गुना करने के बाद दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा, उसको अंश में लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 एकम 14, 14 तियाँ 42 और 1 43 यानी 434 यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और यहाँ से 11 8 88 के 8 हासिल का 3, 11 तियाँ 33 और 33 और 8 क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 418 यहाँ हो गया। बट नीचे क्या करना है, बाहर का बाहर जोड़िए, अंदर का अंदर जोड़िए और दोनों का अंतर लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 8 है 1 9 यानी 49 यहाँ पर हो जाएगा। बाहर का बाहर जोड़ेंगे तो 49 माइनस अंदर का अंदर जोड़िए, इसको अंदर का अंदर जोड़िए तो 4 1 5 यानी 45 यहाँ से हो जाएगा। दोनों का डिफरेंट लेना है। एक क्या निकल रहा है यहाँ से, x का मान यह निकल रहा है। घटाएंगे तो 18, 14 में से 8 गया तो 6 और 2 में से 1 गया तो 1 बटे यहाँ से हो जाएगा 4, 4 चौको क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी x का मान क्या है 4 है। वो 4 ऐसी संख्या है जो 11, 14, 31 और 38 में जोड़ा जाएगा तो ये समानुपात में हो जाएंगी। बात क्लियर है, x का मान क्या निकल गया 4। तो ये तरीका दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ये तरीका बहुत बेहतरीन सा तरीका है, आप लोग इसको सीख लीजिए। अब आपसे क्या पूछा गया, 3x संबंधी y समानुपाती y संबंधी 8x - 5 का मान बताइए क्या होगा। तो आप x की जगह मान रख दीजिए बस। तो 3 गुना 4 करेंगे, 4 3 12 यहाँ पर हो जाएगा। संबंधी यहाँ पर y समानुपाती यहाँ पर y
संबंध है 8 चौको 32, x की जगह 4 रखेंगे, 8 चौको 32 में से 5 गया तो 17 5 32 यानी 17 बचेगा, सॉरी 27 बचेगा। 32 में से जब 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 27 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, अंदर का गुना अंदर करते हैं, बाहर का गुना बाहर करते हैं, तो y स्क्वायर बराबर 27 गुना 12। तो y का मान निकालना है तो y बराबर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। 27 को लिख सकते हैं 9 गुणे 3, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9 का वर्गमूल 3 और 3 का जोड़ा लगाएंगे 2 ठो मिलेगा, 1 3 बाहर, 4 का वर्गमूल 2, 3 3 9 दूनी 18। तो y का मान क्या है दोस्तों, y का मान यहाँ पर 18 है, ऑप्शन नंबर बी। y का मान क्या निकल के आ गया, तो y का मान यहाँ पर 18 निकल के आ गया, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। देखिए इसमें क्या कहा गया, अब ये तो बोर्ड मास वाले प्रश्न है दोस्तों, इसको तो आपको बनाना ही आना चाहिए। चलिए करते कैसे हैं, क्या लगाना है इसमें, कैसे करना होता है, चीज़ों को समझिए। पहले आप प्रैक्टिस करिए दोस्तों, आप लगाने का प्रयास करिए। और आपसे मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन आप लगा पा रहे हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके बताते रहें। जो भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग उसको भी बताइए, सर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया है फिर से बताइए। दोस्तों मैं अगला वीडियो में उस क्वेश्चन को ले लूँगा जो क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, आपको सिंपलीफाई यहाँ पर करते चलना है दोस्तों, आसानी से पढ़ते चलना है। चलिए यहाँ पर ये सवाल दिया गया है और इसमें कहा गया है, क्या बोला गया है बताइए, इस सवाल में क्या बोला गया है, कैसे लगाना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल को लगाना कैसे है, गौर से समझिएगा। पहले नंबर आप यहाँ तक इसको हल करिए। ठीक है, तो अगर इसको आप हल करेंगे तो 1/2 आप प्लस ये 2/3 होगा। ठीक है, होगा, इतना होगा कि नहीं होगा, होगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 3 1 कम 3, 2 दूनी 4, 4 3 7, इधर हो जाएगा 7/3 दूना 6, 7/6 आ जाएगा। अब इधर से हो जाएगा 20 प्लस का 20 प्लस 24/7 गुणे 7/6, 7 7 से कैंसिल, 6 चौको 24, 6 चौक 24, 4 बार में 20 प्लस 4 यानी हो जाएगा यहाँ पर 24। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, 24 हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, इसको लगाइए। इस सवाल को लगाइए दोस्तों। सबसे पहले सवाल पढ़िए, राजेश के पास 180 लीटर तेल ए और 220 लीटर तेल बी है। वह कई एक समान कंटेनरों को दोनों प्रकार के तेलों से इस तरह से भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल ही भरा होता है और सभी कंटेनर पूर्णतः भर जाते हैं। राजेश द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन लीटर में कितना हो सकता है, ताकि राजेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सके। देखिए भाई, आइए समझते हैं दोस्तों। हम मान लेते हैं कि राजेश के पास कंटेनर कितने हैं, यक्स हैं। राजेश के पास कितने कंटेनर हैं भाई, यक्स कंटेनर हैं, और हर एक कंटेनर में यक्स लीटर ही तेल भरे जा सकते हैं। तो इतना लीटर तेल भरा गया, इन टोटल जो तेल है भरा गया। लेकिन टोटल तेल कितने लीटर है भाई, 180 लीटर इधर हैं, और प्लस, सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्लस हो जाएगा ना यहाँ पर 180 और प्लस 220, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 8 2 10 के 0 हासिल के 1 2 1 3 1 4, टोटल यहाँ पर 400 लीटर तेल हैं। तो यक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 400, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा 20, यक्स का मान क्या हो जाएगा 20, तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए कोई दिक्कत है इस सवाल में, इस सवाल में कोई दिक्कत है? कितने कंटेनर हैं उसके पास, 20 कंटेनर हैं। ठीक है, हर कंटेनर में कितने लीटर यहाँ पर तेल भरे जा सकते हैं, तो 20 लीटर, ये भी सही बात है। चलिए अगला प्रश्न है, अभी आप लोग इसको बनाइए सर, इस सवाल को बनाइए जल्दी से फटाफट।
सवाल में कहा गया है यहाँ पर, देखिएगा गौर से, 2x² प्लस 4, यहाँ पर 2x² माइनस का 10x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0 है। यहाँ पर पूछा गया कि कोई वास्तविक मूल नहीं है, काल्पनिक मूल है, वास्तविक और समान मूल हैं, वास्तविक और भिन्न मूल हैं। सबसे पहले कंडीशन समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पर विविधकर का फार्मूला होता है डी बराबर होता है डी बराबर b² माइनस 4ac होता है, ठीक है, ये विविधकर का फार्मूला होता है, ठीक है। अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, d अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, d अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो क्या होता है इस कंडीशन में, बताइए। अगर d का मान 0 से बड़ा आ गया है तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है, मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और भिन्न होगा, मतलब असमान होगा, ठीक है। और एक कंडीशन और बनता है, यहाँ पर 3 कंडीशन आपको याद रखने हैं। पहला कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन यह होता है कि d का मान अगर 0 से छोटा है, d लेस देन इक्वल टू 0 है, तब क्या होता है, कोई मूल वास्तविक नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं। तीसरा टर्म एंड कंडीशन होता है इसका, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या होगा, मूल वास्तविक होगा और समान होगा, मूल वास्तविक होगा और क्या होगा, समान होगा। अब यही 3 कंडीशन है, आपको याद रखना है। अब यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करनी है दोस्तों, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर d का मान निकालेंगे, b² माइनस 4ac, b का मान क्या है, 100 है भाई, b का मान तो 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस 4ac, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4ac 4 चौक 16 दूना 32, अरे 4 दूनी 8 चौक 32 होगा ना, यहाँ पर 4ac होता है ना, यहाँ पर 4 चौक 16 दूनी 32, तो यहाँ से होगा 32, घटाएंगे यहाँ पर तो क्या बचेगा, यहाँ पर 68। तो d का मान 0 से बड़ा आ गया, तो d का मान क्या है, 0 से बड़ा, तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और भिन्न होगा, मूल वास्तविक होगा और क्या होगा, भिन्न होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, मूल वास्तविक है और भिन्न है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, मूल वास्तविक होगा और क्या होगा, भिन्न होगा। बात क्लियर है सर, आप बताइए एक बार। यहाँ पर ये सभी ये चीज़ें आप लोग याद रख लेंगे, इसको जो हमने यहाँ पर लिखाया है इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, और त्रिकोणमिति का ये प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, तो सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा, जल्दी से लगाइए सभी लोग। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो लाइक तो बनता है दोस्त, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। चलिए यहाँ पर कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin a, लिख सकते हैं 1/sin a, प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं sin a, कॉट ए को लिख सकते हैं cos a बटे sin a, ठीक है। और एक कोष्टक में ये हो गया, और एक कोष्टक में 1 माइनस cos से यहाँ से हो गया, हर समान है तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos a बटे sin a, ठीक है, और गुणे 1 माइनस cos a। देखिए ऊपर वाले का देखिए ऐसे, वो एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, तो क्या होता है a² माइनस b², a² माइनस b² का फार्मूला। तो a क्या है, एक का स्क्वायर 1, माइनस b क्या है cos स्क्वायर
बटे साइन ए। 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ए। साइन से साइन कटेगा, एक साइन बच जाएगा, तो यहाँ पर साइन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न लगाइए, सब लोग लगाइए भाई। इसमें क्या बोला गया, 80 मीटर और 120 मीटर लंबाई वाली दो मिनी रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 30 मीटर प्रति सेकंड और 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। दोनों मिनी रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? आइए दोस्तों, कितने समय में पार करेंगी, इसका मतलब आपसे समय पूछा गया है। तो चलिए समझते हैं इस बात को कि कितने समय में पार करेंगी। भाई यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड गुना टाइम। क्या होता है? स्पीड गुना टाइम। भाई एक ट्रेन इधर चल रही है, एक ट्रेन इधर चल रही है, तो इस दोनों की जो लंबाई हो जाएगी, जुट जाएगी, वही दूरी हो जाएगा। तो 80 और 20 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 200 मीटर। स्पीड क्या होगा भाई यहाँ पर, एक 30 के स्पीड से, एक 20 के स्पीड से, 30 20 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही हैं दोनों ट्रेन। ठीक है, सापेक्ष इसका चार्ज हो जाएगा 50। कितना समय लग रहा है, तो यहाँ पर समय ही तो पूछा गया है, तो यहाँ पर टी हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 0 से काटिए, 0 से 5 चौको 20, यानी कितना घंटे का समय या कितना मिनट का समय, कितना सेकंड का समय, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में है तो यहाँ पर सेकंड आएगा, 4 सेकंड का समय लगेगा। कितने सेकंड का, तो 4 सेकंड का समय लगेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसका उत्तर दीजिए सभी लोग। देखिए भाई इस सवाल में क्या कहा गया कि ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है, बी 1 से 30% कम कार्यकुशल है, सी बी से 25% अधिक कार्यकुशल है। अच्छा, तो पहले नंबर यहाँ पर क्या करते हैं ना, यहाँ पर इसका क्षमता ही निकाल लेते हैं। देखिए भाई यहाँ पर एक बंदा ए है और एक बंदा बी है और एक बंदा कौन है, सी है। बी ए से 30% कम कार्यकुशल है। ए से 30% का मतलब होता है 3/10। तो अगर ए 10 है तो बी क्या हो जाएगा, 3 कम 7। सी बी से 25% अधिक, बी से 25% अधिक, यानी बी से 25% का मतलब 1/4, यानी बी अगर बी की क्षमता 4 होगी तो एक ज़्यादा सी होगा, यानी 5 हो जाएगा। यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर हो जाएगा 40 और 7 चौक 28, 7 5 35। ठीक है, आगे बोला गया कि बी और सी एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। भाई सबसे पहले ये चेक करिए कितना टोटल कार्य है। ए किसी कार्य को 35 दिन में कर सकता है, यानी टोटल वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए 35 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है टोटल कार्य, और कितनी की क्षमता से, 40 की क्षमता से। तो यही टोटल कार्य हो जाएगा। 35 गुना 70, 70 गुना 140, यानी 1400 टोटल क्या है यहाँ पर कार्य है। टोटल वर्ग कितने हैं यहाँ पर, टोटल वर्ग कितना है, तो 1400। ठीक है, 1400 टोटल कार्य है। बी और सी यानी मिलकर कार्य करते हैं 10 दिन तक, यानी 10 दिन तक बी और सी मिलकर कार्य करते हैं। तो 8 5 13 के 3 हासिल का 1, 3 2 5 1 6 63, यानी 630 कार्य बी और सी मिल के काम कर दिए हैं। तो शेष कार्य जो बचा है, अकेले शेष कार्य, ये अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। शेष कार्य कितना बचा, घटा दीजिए भाई यहाँ पर। तो 0, 10 में से 3 गया तो 7, और 13 में से 6 गया तो 7। अब ये शेष कार्य है, ये करेगा अकेले, यानी 40 की क्षमता से इसको काटेंगे तो 4 1 कम 4, 3 बचेगा, 4 8 32, 4 9 4 8 32 नहीं, 4 9 36, 4 9 36, और बचेगा 1/4। 19 सही 1/4 दिन में शेष कार्य को बी ए अकेले पूरा कर देगा। 19 सही 1/4, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। एक दुकानदार 13.65 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं की 30 किलोग्राम मात्रा को
18 रुपये 15 पैसे प्रति किलोग्राम वाले गेहूं की 20 किलोग्राम मात्रा के साथ मिलाता है, 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसे मिश्रित गेहूं को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए? निकटतम रुपए में पूर्णांकित करना है। देखिए निकटतम मान पूछा गया है, ठीक है, तो इसको आपको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 13 रुपये 65 पैसे 13 रुपये 65 पैसे प्रति किलोग्राम गेहूं को मिलाया है। कितना किलोग्राम गेहूं मिल लिया है इसका? 30 किलोग्राम। तो इतना रुपये यहाँ पर खर्चा हुआ, प्लस 18 रुपये 15 पैसे वाला गेहूं 20 किलोग्राम है, तो इतना रुपये यहाँ पर खर्चा हुआ। टोटल कितने किलोग्राम हो गए भाई? 30 + 20 यानी 50 किलोग्राम, यानी हर 1 किलोग्राम का दाम ये हो जाएगा मिश्रण के बाद। अगर आप इसको हल करते हैं तो कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर 409.5 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस इसको जब आप हल करिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 363। सबको जोड़ दीजिए, बटे 5 भी 50 भी है, सबको जोड़ेंगे 0.5 होगा यहाँ पर, और 9 3 12 के 2 हासिल का 1 6 1 7 4 3 7 बटे 50 हो जाएगा। बट्टे क्या होगा? 50 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको 5 से भाग करिए तो 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 × 5 = 25, 2 बचेगा, 5 × 4 = 20, 2 बचेगा, 5 × 5 = 25। दशमलव एक स्थान पर लगा ही है, नीचे एक जीरो और है, 0.2 स्थान पर हो जाएगा, यानी दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। 15.45 रुपये प्रति किलोग्राम का यह दाम हो रहा है मिश्रण के बाद का। लेकिन वो चाहता है कि वह 30% लाभ पर बेचे, तो वह 130 में बेचना चाहेगा, तो इसका 130 का मान निकाल दीजिए, 130/100 कर देंगे, ठीक है। इससे यह एक जीरो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, और इसको गुना करिए तो 13 × 5 = 65 के 5 हासिल का 6, 13 × 4 = 52, 52 6 58 के 8 हासिल का 5, और 13 × 5 = 65, 65 और 5 70 के 0 हासिल का 7, 13 एकम 13 7 20, 13 7 20। 0.2 स्थान पर था ही, 10 से भाग करेंगे 0.3 स्थान पर लग जाएगा, यानी दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, तो 20.085 आएगा। लगभग में मान पूछा है तो लगभग इसका मान क्या आएगा? 20, लगभग में 20 इसका मान आएगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लगाइए सब लोग। 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह दे पाया गया कि एक प्रेक्षण को त्रुटिवश 142 के स्थान पर 42 पर लिया गया था। सही औसत ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझेंगे। 10 प्रेक्षण है जिनका औसत क्या है? 46 है। औसत क्या है? 46। लेकिन बाद में देखा गया कि 142 गिनना था, ले लिया गया कितना? मात्र 42। तो कितना कम लिया गया है? 100 कम ले लिया गया। तो जब कम लिया गया है, अगर वास्तव में हम अगर 142 लेते हैं उस संख्या को, तो औसत 46 से ज़्यादा आया था। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कितना कम लिया गया है? 100। इसको बांटेंगे कितने लोगों में? यहाँ पर 10 लोगों में। तो 10 से भाग करेंगे यहाँ पर, 10 दहिया में 100, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर? 46 + 10 यानी 56। इसका वास्तविक जो औसत आएगा वह 56 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लगाइए सभी लोग भाई। एक समचतुर्भुजाकार मैदान के विकर्णों की लंबाइयाँ 96 मीटर और 110 मीटर है। मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज जो है इस प्रकार से है दोस्तों, ये समचतुर्भुज है, ठीक है, ये समचतुर्भुज है। अब यहाँ पर दिया गया है, इसके जो विकर्ण दिए गए हैं, और विकर्ण यहाँ पर इस प्रकार से है, एक विकर्ण ये है और ये विकर्ण ये है। अगर ये पूरा लंबा वाला विकर्ण अगर 110 है तो आधा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 55। और ये 96 है, ये वाला 96 अगर है तो आधा क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक, मात्र यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? तो 48 हो जाएगा। यहाँ पर परिमाप निकालने के लिए आपको भुजा की आवश्यकता होगी, यानी साइड ए मान लेते हैं। इसको ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालेंगे कैसे? यहाँ पर देखिए, ए का मान निकालने के लिए अंडर रूट में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि समचतुर्भुज में दोनों जो विकर्ण होते हैं 90 डिग्री पर काटते हैं।
तो यहाँ पर एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या होगा, 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, 48 का स्क्वायर करेंगे तो 8 × 64 के 4 हासिल का 6, 8 चौक 32, 8 चौक 32 दूना 64, 64 और 6 क्या हो जाएगा 70, 64 और 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर 70 के 0 हासिल का 7, 4 चौक 16, 16 7 23, यानी 2300 क्या होगा 2304 आ जाएगा, ठीक है। और 55 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30, इसको जोड़ा जाएगा तो 5 4 9 और 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 2 5, 5329 आएगा। कितना 5329 आएगा, ठीक है। 5329 यहाँ पर आएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक बार बताएंगे। 5329 आ गया दोस्तों। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल जब आप निकालिएगा सर तो इसका वर्गमूल क्या आएगा भाई, इसका वर्गमूल आएगा कितना 73, कितना आएगा 73, इसका वर्गमूल 73, मतलब ए का मान क्या आ जाएगा 73 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका परिमाप निकालना है। समचतुर्भुजाकार मैदान का परिमाप क्या होता है 4 × भुजा, 4 × ए, भुजा क्या माना है ए माना है, तो 4 × ए का मान क्या है 73 है, ए का मान 73, गुना करेंगे 4 × 3 = 12 के 2 हासिल का 1, 4 × 7 = 28, 1 29 यहाँ पर हो जाएगा, यानी 292 इसका भुजा आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा दूसरा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। देखिए इस सवाल में कहा गया है कि यदि अल्फा ग्रेटर देन बीटा द्विघात समीकरण x² का 10x + 16 = 0 के मूल हैं तो a पर घात 4 - b पर घात 4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई x² माइनस का 10x प्लस का 16 बराबर 0 दिया गया है, ठीक है। तो 16 का गुना यहाँ पर x² के गुणांक में करेंगे तो यहाँ पर 1 है, 16 कम 16, इस 16 को ऐसे दो भागों में तोड़ा जाएगा दोस्तों। 16 को ऐसे दो भाग में तोड़िए कि गुना कर दें तो 16 आ जाए और दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाए -10 आ जाए। तो यहाँ पर -8 माइनस का यहाँ पर 2 कर देंगे तो -8 का गुना प्लस का 16, -8 जोड़ेंगे तो -10 भी आ जाएगा। यहाँ तक काम आपने कर लिया। अब यहाँ पर जो x² का गुणांक है उसी से भाग कर देंगे। यहाँ पर 1 है, सभी में 1 से भाग करेंगे और चिन्ह को बदल देंगे। चिन्ह को क्या करेंगे दोस्तों, तो चिन्ह को यहाँ पर बदल देंगे। चिन्ह को बदलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 और 2, यानी अल्फ़ा का मान 8, बीटा का मान 2, तो 8 का 4 घात 8 × 64 या 512 में आप गुना कर दीजिए। 512 में गुना कर देंगे 8 से माइनस और 2 पर घात 4 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। यहाँ पर 8 दूनी 16 के 6 हासिल का 1, 8 कम 8 1 9 और 8 5 40, इसमें से आपको 16 घटा देना है तो 0 8 0 4, 40 80 आएगा। कितना आएगा 40 80, यानी कौन सा विकल्प सी नंबर, प्लस में आएगा दोस्तों, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 24 है दोस्तों, लगाएंगे सभी लोग। इसमें क्या कहा गया कि दो संख्याओं का अनुपात 7 संबंधी 5 है, उनका योगफल 360 है, तो उनमें के बीच का अंतर बताना है। देखिए 7 5 12 अनुपात में योगफल क्या हो जाएगा 12, 12 का मान यहाँ पर 360 है, तो एक का मान 12 3 36 हो जाएगा 30, एक का मान 30 है, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा तो 5 2 7, 2 का अंतर आएगा, 2 का मान निकालना है तो 30 दूना 60 हो जाएगा। अंतर कितना आएगा तो यहाँ पर 60 आएगा, बी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लगाइए इसको।
लगाइए भाई जल्दी से सभी लोग, इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। इस सवाल में कहा गया है कि एक वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 7/12 पर बेचने पर मानव को 16% की हानि होती है। यदि वह इसे उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों समझते हैं भाई। लगाइए सभी लोग, पहले आप लोग प्रयास करेंगे सभी लोग, उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे इस सवाल को लगाना है। देखिए यहाँ पर 7/12 का मतलब क्या होता है, 7/12 इसका मतलब ये है, ये मूल विक्रय मूल्य है और इतना में बेचा गया है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 12 है। ये मूल है, ठीक है, ओरिजिनल है। और ये सेलिंग प्राइस क्या है, तो ये है इसका 7 है, 7 में बेचा गया है। 7 में बेचा गया तो 16% की हानि होती है, तो इसका मतलब 16% हानि, तो कितना में बेचा गया है यहाँ पर बताएंगे, 84% पर। 84 का मतलब 7 है, तो आपको क्रय मूल्य निकालना है, 100 का मान निकाल देंगे। यहाँ पर 100 का मान निकालेंगे तो 7 क्या हो जाएगा, 84 गुणे 100। 7 से काटेंगे 12 7 84, इसको काटेंगे 4 से 4 3 12, 25 चौका 100, 25 बार में इधर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 25/3। इसका क्रय मूल्य क्या है, 25/3 है। अब कहा है कि अगर उसको उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता है, मूल विक्रय मूल्य क्या है 12, तो 12 की 80% पर बेचा जाए अगर, यानी कितना में बेचने की बात कर रहा है, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 5, 12 चौक 48, 48/5 में बेचा जा रहा है, तो उसको लाभ कितना होगा भाई, खरीदा इतने में बेचा इतने में, कितने का लाभ हो जाएगा, यहाँ पर घटा दीजिए। घटाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं सवाल को, चलिए घटाएंगे तो क्या होगा बताइए। आपको करना क्या है, 48/5 में से घटाना है 25/3 को, ठीक है, 25/3 को घटा देना है, तो क्या होगा यहाँ पर 3 8 24 के 4, 3 8 24 के 4 हासिल का 2, 3 चौ 12 2 14, यानी 144 इधर हो गया, और 25 पंजे 125 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 में से 5 गया तो क्या बचेगा 9, 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1, यानी 19/3 5 15, 19/15 इतने का यहाँ पर उसको लाभ हो रहा है। बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है, तो 25/3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3/25 हो जाएगा, 3/25 गुणे 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 3 एकम 3, 3 5 15, ठीक है। 19 चौक 76, 19 चौक 76 बटे कितना 5, 5 से काटेंगे अगर आप तो क्या होगा भाई, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 बचे 25, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, यानी 15.2% का इसको लाभ होगा, ठीक है, 15.2%, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, इस सवाल में क्या कहा गया कि 21 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, पाई का मान 22/7 लेना है। पाई का मान क्या लेना है, 22/7 का प्रयोग यहाँ पर करने हैं, ठीक है। आइए, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। ये दोस्तों सभी के सभी ऑप्शन 11 से कटने वाले हैं, नहीं तो हम 11 से काट के चेक कर लेते, जो 11 से कट जाता वही इसका आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर सभी के सभी ऑप्शन ही क्या है 11 से कट रहे हैं, तो हमें आप मेथड से लगाना पड़ेगा। पाई का मान क्या रखना है यहाँ पर 22/7,
आर कितना है, तो त्रिज्या कितनी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10 यहाँ पर हो जाएगा। और ऊंचाई कितना है 21 है, 7 त्रिक 21, 22 तिया 6600। ठीक है, तो इसका आयतन कितना आएगा 6600 आ जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए इसको लगाइए। देखिए इस सवाल में क्या कहा गया है, पहले निम्नांकित पाई चार्ट और तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका 2021 में 6 गांवों में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का एक परसेंटेज दिया गया है। और यहाँ पर क्या कहा गया है, पाई चार्ट 2021 में गरीब गांवों में जनसंख्या का वितरण दिया गया है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है कि यदि 2021 में गांव डी की जनसंख्या 70,200 है, तो उसी वर्ष गांव एफ में गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है। देखिए भाई, किस गांव की बात किया गया है, डी का। तो डी की बात करें, डी का परसेंटेज क्या है 28, डी का परसेंटेज क्या है 28। डी की जनसंख्या 70,200 है, 70,200, यानी हम कह सकते हैं कि 28 का मान कितना दिया गया है यहाँ पर, 28 का मान कितना दिया गया है, तो 70,200। हमें किसका निकालना है, हमें एफ का निकालना है। तो एफ का कितना परसेंट है, यहाँ पर देखिए एफ का परसेंटेज क्या है। तो एफ का परसेंटेज यहाँ पर, एफ का परसेंटेज क्या है 36 है। तो हमें 36 का निकालना है, तो 36 का मान निकालेंगे हम यहाँ पर, 70,200 बटे 28 गुणे 36 कर लेंगे। ये 36 डी यहाँ पर एफ का निकल गया, लेकिन एफ का नहीं, एफ ये पूछा है कि एफ में गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों की जनसंख्या बताइए। तो गरीबी रेखा के नीचे वाली जनसंख्या बताना है, गरीबी रेखा के नीचे वाली जनसंख्या। तो गरीबी रेखा के नीचे एफ का मान क्या है यहाँ पर, तेरह है। ठीक है, निम्नांकित पाई चार्ट और तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका 2021 में 6 गांवों में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का एक परसेंटेज दिया गया है। यहाँ पर पाई चार्ट 2021 में गांवों में जनसंख्या का वितरण दिया गया है, यानी 2021 में किस किस गांव में कितने परसेंटेज जनसंख्या है। प्रश्न है कि यदि 2021 में गांव डी की जनसंख्या 70,200 है, तो उसी वर्ष गांव एफ में गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है। देखिए भाई, डी की जनसंख्या है कितना, तो डी की जनसंख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर, डी की जनसंख्या क्या है 18%। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 18% का मान ही कितना दिया गया है यहाँ पर 70,200। तो 70,200 ये 18% का मान है, तो 18 नीचे हमें एफ का निकालना है। तो एफ में कितने हैं, 13 है, 13 का मान निकालना है, तो 13 से गुना कर देंगे यहाँ पर। लेकिन हमें एफ में भी क्या करना है, गरीबी रेखा से नीचे की बात किया गया है। तो एफ वाला ये पोजीशन है, इसमें गरीबी रेखा के नीचे कितने हैं 36% हैं। तो इसका भी हमें क्या करना है 36% निकाल देना है, 36/100 कर देंगे। ठीक है, 36 बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 36 बट्टे कर देंगे 100। क्लियर है, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, काट पीट करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 18 दूनी 36 यहाँ पर 2 बार में जाएगा, 2 3 6 दूनी 12। इकाई का अंक क्या आएगा, तो 2 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा, तो इकाई का अंक दोस्तों यहाँ पर 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ पर। चलिए आगे अगला प्रश्न। अच्छा
बस 27 प्रश्न था दोस्तों। चलिए यहाँ तक दोस्तों हम लोग कर चुके हैं, 27 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आप लोग हमें ये बता दीजिए कि अभी 27 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने प्रश्न अपने मन से बना पाए हैं, खुद से कितने प्रश्न बना पाए हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।